नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा। दर्शकों, प्राकृतिक खेती एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें किसान और बागवान प्राकृतिक विधि से उत्पाद तैयार करते हैं, यानी रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उनकी जो आय है उसमें भी वृद्धि होती है, क्योंकि उनके उत्पाद अच्छे दामों में बिकेंगे, क्योंकि वो प्राकृतिक तौर पे तैयार किए गए हैं। लेकिन जो उपभोक्ता है उनको भी बहुत फ़ायदा इससे होता है। वो इसलिए क्योंकि उपभोक्ता को यदि रसायन के बगैर उत्पाद मिलेंगे खाने को, तो उनको उनके स्वास्थ्य पे जो रासायनिक चीज़ों से तैयार किए गए उत्पाद हैं, उनके प्रयोग से जो हानिकारक दुष्प्रभाव पड़ते हैं उनसे भी बचा जा सकता है, यानी बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए प्राकृतिक खेती का इन बहुत महत्व है और इन दिनों बहुत चर्चित विषय है। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं अपने एक्सपर्ट के माध्यम से कि प्राकृतिक खेती क्या है और इसका चलन कैसे बढ़ता जा रहा है, उसका लाभ कैसे लिया जा सकता है। और इस विषय पर हमसे जो जानकारी साझा करने वाले हैं एक्सपर्ट, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर नीलम कुमारी। डॉक्टर नीलम, आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी किसानों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर नीलम इस विधा की एक्सपर्ट तो हैं, चूँकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बायोसाइंस विभाग में वो बतौर सहायक आचार्य के पद पर तैनात हैं और इसी क्षेत्र में उनका अनुसंधान भी है और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं उनके पास और आज के इस विषय पर जानकारी साझा करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल तो ये, चूँकि इन दिनों ये विषय बड़ा चर्चित है, प्राकृतिक खेती, हमारे दर्शकों के लिए बताएं तो सही जरा कि ये प्राकृतिक खेती वास्तव में है क्या? हाँ जी, प्राकृतिक खेती जो है वो खेती की बहुत पुरानी खेती की विधि है, जिसमें जो है कि खेती का जो तरीका है, साधन जो यूज़ होते हैं वो टोटली प्राकृतिक यूज़ होते हैं। रसायन मुक्त खेती हम इसे कह सकते हैं और इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग SPNF के नाम से। तो प्राकृतिक खेती, इसके अर्थ मतलब बोलते हैं ना, शब्द में ही इसका अर्थ छुपा है। प्राकृतिक तौर पे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जो हम खेती करते हैं वो प्राकृतिक खेती के अंदर आता है, जिसमें जो केमिकल या रसायन उनका प्रयोग नहीं किया जाता है जी, ना के बराबर हाँ जी। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो हो गया संक्षेप में, हाँ, आपने परिभाषित कर दिया कि वास्तव में प्राकृतिक खेती क्या है। वो शब्द से ही इसका अर्थ चरितार्थ होता है। लेकिन थोड़ा उद्देश्य और महत्व की बात भी कर लें, आम जनमानस के लिए, आम बागवान किसानों के लिए और लोगों के लिए भी। इसके क्या उद्देश्य है और इम्पोर्टेंस क्या है? प्राकृतिक खेती का मेन जो उद्देश्य है सर, पहला जो मैं आप लोगों में अलग अलग मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहला है मृदा की सुरक्षा। मृदा की सुरक्षा किस तरह से करनी है, किस तरह से मृदा की हमने फर्टिलिटी, उर्वरक जो शक्ति है उसको बढ़ाना है। पहला उद्देश्य इसका यही है। किस तरह से कि जो प्राकृतिक हम संसाधन यूज़ करते हैं, जैसे हम कंपोस्ट यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, तो किस तरह की वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। क्योंकि जो ये हम प्राकृतिक तौर पे जो हम कंपोस्ट बनाते हैं वो पूरी तरह से सारे न्यूट्रिएंट से फुलफिल होता है। जब भी हम उसको सॉइल में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या करता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से जो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है, खत्म हो रही है, उर्वरता जो खत्म होती जा रही है, खत्म हो जाए, उसको वो मेंटेन करते हैं। हाँ जी। और जो नेचुरल जो माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, उनको एनहांस बढ़ाता है उनको, राइट। और ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, जो नेचुरल हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसकी फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अगर हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो पहला जो उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य और उसका लाभ आप कह सकते हैं तो वो है कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना। जो मृदा की हमारी धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है उर्वरक शक्ति, तो उसको हमने मेंटेन रखना है। एक तो मेंटेन रखना है, मृदा संरक्षण जिसे आप कहेंगे, या मिट्टी की जो है उर्वरकता कायम रहे। दूसरा हम पर्यावरण से लेते हैं कि जिस तरह से हम केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल इंसेक्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, रसायन केमिकल मतलब होते हैं रासायनिक उर्वरक हम यूज़ करते हैं, उनकी वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट कि सॉइल का जो है पॉल्यूट हो रही है, आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसर्न रहता है, क्योंकि रेजिडुअल इफेक्ट तो इन सब चीज़ों का रहता है, ये बनी केमिकल से हैं, ठीक है। तो दूसरा कंसर्न हमारा पर्यावरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सब चीज़ों
से बचाओ, ये भी दूसरा ये भी उद्देश्य है। हाँ जी। जी। और तीसरा अगर हम लेते हैं तो ये जो किसान हैं हमारे, उनके लिए बहुत लाभदायक है। उनकी जो आय है उसको बढ़ाते हैं। जी। किस तरह से कि अगर हम प्राकृतिक खेती की ओर जाते हैं तो ये प्रोडक्ट हैं, ये बिल्कुल आप खुद इनको घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। जी। जो प्राकृतिक हम संसाधन यूज़ करते हैं प्राकृतिक खेती में, वो सारे घर पे आप लोग बना सकते हैं। आपको बाहर से कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो खर्चा रहता है फार्मर्स का वो रहता है केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर और केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर, राइट। तो अगर जब हम नहीं लेंगे घर पे, हम उसका वो रहेंगे, तो वो क्या रहेगा, जितना वो भी जो भी वो प्रोडक्ट बनाएंगे उनकी जितनी कॉस्ट है वो सारी उनको मिलेगी, अनलेस कि वो जो एक्स्ट्रा वो कॉस्ट खर्च करते थे वो उन पे नहीं रहेगा। तो इस जी। करके वो किसानों की आय को भी बढ़ाते हैं। किसानों की आय भी बढ़ाएगा। आपने कहा कि अन्यथा और रासायनिक खाद या फिर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के लिए बाहर जाना पड़ता था मार्केट से, हाँ जी। काफ़ी महंगे दामों से खरीदना पड़ता था, और ये चीज़ें घर में ही तैयार हो नाम जाती ही हैं। ऐसे जीरो बजट फार्मिंग, जीरो, जीरो बजट बिल्कुल। नेचुरल फार्मिंग, कि आपका बजट उसमें बिल्कुल जी। जीरो रहेगा जब आप नेचुरल फार्मिंग तो एक तो करते हैं। यहाँ बचत हो गई, हाँ जी। और दूसरा आपका उत्पाद भी अच्छे दामों में हाँ जी, बिकेगा। हाँ जी। और आपने कहा कि जी बताएं, कुछ और हाँ बता जी, रहे थे। हाँ। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं कि जो हम खाद्य पदार्थ नेचुरल फार्मिंग से लेते हैं जी। वो टोटली आपके शुद्ध होंगे, जी। स्वस्थ होंगे, ठीक जी। है। जो हम मानव स्वच्छता के लिए वो कितने ज़्यादा लाभकारी है, सबसे इम्पोर्टेंट है इन सब में, जी। क्योंकि हर चीज़ है हमारे से किससे जुड़ी है, शरीर से। जी। हम जो भी भोजन लेते हैं, अगर आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, साफ सुथरा भोजन कर रहे हैं, केमिकल रेजिड्यू फ्री भोजन ले रहे हैं, तो आप कितनी सारी बीमारियों से अपने शरीर को बचा रहे हैं। जी। नेचुरल फार्मिंग से जितने प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो टोटली आप कह सकते हैं शुद्ध होते हैं, जी। ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी। अगर नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप लोग क्या बीमारियों से बचे रहेंगे। जो भी किसान बागवान जो भी यूज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग सोसाइटी में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं। कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आपने कहा डॉक्टर साहब कि जो किसान है, बागवान है, वो तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, क्योंकि कम से कम खर्चे में आप आय अधिक से अधिक सृजित कर सकते हैं। लेकिन उपभोक्ताओं के लिए भी आपने जो इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, आम जनमानस, उनके लिए भी आपने संदेश दे दिया। बतौर साइंटिस्ट आपने कहा कि आप अगर प्राकृतिक तौर पे जो उत्पादन तैयार किए गए जो उत्पाद हैं उनका प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर पे जो नुकसान होता है केमिकल फर्टिलाइजर से युक्त जो उत्पाद है वो नहीं होगा, यानी आप स्वस्थ रहेंगे, लंबा जिएंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। ये अच्छा सुझाव आपकी तरफ से दोनों तरफ। जी, अब नेक्स्ट पे मैं आऊँगी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन में हेल्प करता है। किस तरह से, क्योंकि जब हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, राइट। इंटरक्रॉपिंग करेंगे या क्रॉप रोटेशन में करेंगे। हमेशा बोलते लेग्यूम्स अगर आपने लगाया है, ठीक है, तो लेग्यूम्स क्रॉप्स के बाद आप लोग अल्टरनेट में दूसरी क्रॉप्स लगाएं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी वो मेंटेन रहती है, ठीक है। तो अगर अलग अलग क्रॉप्स हम यूज़ करते हैं तो हम विविधता की ओर, ठीक है, बोलते फसलों की विविधता हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम बीच में ट्रेडिशनल क्रॉप्स भी लगाएं, क्योंकि जो फार्मर्स नेचुरल फार्मिंग की ओर जा रहा है उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि अगर आपने इंटरक्रॉपिंग करनी है तो आप कौन कौन सी क्रॉप एक साथ ले सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि ये फसलों की विविधता की भी एक मात्र, मतलब बोलते हैं कि प्राकृतिक खेती अगर आप लेते हैं तो ये भी एक इसका विकल्प रहता है। विविधता के बारे में, फसल की विविधता के बारे में आपने कहा, ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है और जिसकी ज़रूरत है आने वाले समय में। डॉक्टर साहब, ये तो आपने पुष्टि कर दी, तय हो गया कि प्राकृतिक खेती जो है बहुत लाभकारी है। एक लाभ मैं और बेशक और करना चाहूँगी कि वाटर कंजर्वेशन, राइट। जो सूखे में, जहाँ सूखा होता है ज़्यादा ना, तो आप प्राकृतिक खेती आप देखो किस तरह से वाटर कंजर्वेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि जब सॉइल की फर्टिलिटी प्रॉपर होगी, ठीक है, तो सॉइल पोरस होगी, मतलब उसमें छिद्र प्रॉपर वो रहेंगे, ठीक है, हार्डनेस नहीं होगी सॉइल में, और कम पानी में भी ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई हो सकती है। तो सॉइल की जो धीरे धीरे बोलते हैं ना कि सॉइल वाटर कंजर्वेशन में भी हेल्प करता है अगर आपकी सॉइल की फर्टिलिटी प्रॉपर मेंटेन है। तो वाटर कंजर्वेशन भी कंजर्वेशन एक और जो आपने उद्देश्य कह लीजिए, इंपॉर्टेंस कह लीजिए, इसकी महत्ता, वो आपने एक और जोड़ दिया। तो डॉक्टर साहब, ये तो तय हो गया कि जो प्राकृतिक खेती है ये लाभप्रद है, ना केवल किसानों और बागवानों के लिए अपितु आम जनमानस के लिए भी, जो ये इसका उत्पाद का उपयोग करेंगे। चलिए अब ये बताएं कि अब आपके संदेश के बाद संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो नहीं जुड़े हैं, अब तक संशय में थे कि इधर को प्राकृतिक खेती की तरफ आए नहीं आए, वो भी संभवतः इधर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो लोग जो अब इस तरफ आना चाहते हैं,
अपना स्वरोजगार के तौर पे या रोज़गार के तौर पे इससे जुड़ना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ आना चाहते हैं, वो कैसे शुरुआत करें? हाँ जी, प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको ये है कि आपको पूरा मन बनाना है कि अभी अगर हम प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं तो हमने बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है। होता है ना कि उद्देश्य के साथ आपने इसके साथ पहला कदम लेना है। और सबसे प्रथम आपके पास पूरे संसाधन होने चाहिए। प्राकृतिक खेती अगर आपने चलानी है तो आपके पास घर पे गाय भी होनी चाहिए। संसाधन, जी हाँ, बिल्कुल, वो बताएं। गाय होनी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती में गाय का गौंच हो गया, गाय का गोबर हो गया, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट मैं बोलूँ कि वो चाहिए ही चाहिए। हाँ, इसको फिर वही है कि जिनके पास नहीं है और वो भी जानना चाहते हैं तो इसको हम रोज़गार से भी जोड़ लेते हैं कि जो भी प्राकृतिक प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, प्राकृतिक जो भी बनते हैं, तो भी संसाधन हम बनाते हैं, जैसे आप मान लो कि जीवामृत बनेगा, कंपोस्ट बनता है, वर्मी कंपोस्ट बनता है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे को गाय का गोबर चाहिए, ठीक है। और जिनके पास नहीं है, आज के बोलते बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जिनके पास बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारी गाय हैं, पशुधन जिन्होंने रखा है, तो उन्होंने ये मार्केटिंग उसमें कर दिया है कि भाई उन्होंने पूरा जीवामृत की, बीजामृत की पूरा वो बना के रखा है, ठीक है। और इस पे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कोर्सेज भी, अवेयरनेस कोर्सेज भी करवाती रहती है, स्किल डेवलपमेंट का भी इसमें करवाती रहती है कि आप लोग आएँ, सीखें कि किस तरह से ये प्रोडक्ट बनते हैं, किस तरह से आप इनको घर पे बना सकते हैं, पूरा इन पे प्रशिक्षण दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो डॉक्टर साहब, एक तो आना जो है, कोई इस क्षेत्र में आना, हाँ जी, ये उत्साहवर्धक है, कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बुनियादी चीज़ें आपके पास घर में गाय हो, गोबर हो, वो तो होना भी चाहिए। किसान और बागवान के पास संभव तो होता भी है, तो आप घर में ही उत्पाद तैयार करेंगे। कैसे करेंगे उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की, इसे कैसे स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ सकते हैं? मैंने आपको बताया जिस तरह की कि जिन किसान भाइयों के पास पशुधन नहीं है, ठीक है, और जिनके पास है वो, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी वो प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, जी, ठीक है। उनके जो युवा हमारे जिनके पास रोजगार के साधन नहीं हैं, वो इसमें इनके साथ जुड़ के वो उनके साथ तैयार कर सकते हैं। और ये काफ़ी कॉस्टली जाता है, जो वर्मी कंपोस्ट हम मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, पर वर्म्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से आगे उनको यूटिलाइज करना है, राइट, वो सारा कुछ वो सिखाते हैं। और अगर आपको खुद से बनाना आ रहा है और आपके पास आप पशुधन है घर पे, तो आप इसको मार्केट यूज़ कर सकते हैं, आप इससे पैसा कमा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये रोजगार का एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है। जैसे किसान भाई अभी देखो, अभी जैसे तौलिए करते हैं सेबों में, तो उनको बहुत सारा गोबर रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। और अगर तो मल्टी न्यूट्रिएंट्स के साथ गोबर उनको मिलता है जिसमें पूरा हर चीज़ अवेलेबल है, तो वो बाहर से परचेज करते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया आवारा पशु हैं, तो वो एक पूरी कलेक्टिव कोई सोसाइटी बना के उनको इकट्ठा करके, राइट, तो उनसे भी कितना वो कर सकते हैं ना। वो नीड अवेयरनेस की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो ये कैरियर की एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, स्वरोजगार का एक साधन हो सकता है, अपनी आय बढ़ाने का तरीका हो सकता है, आपने कहा। तो इस तरह से स्किल डेवलपमेंट के साथ इसे जोड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल और, जरा हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा जरा तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा सा अगर आप बताएं, कंपेरेटिव कि क्या अंतर है दोनों में, रासायनिक जो खेती है और प्राकृतिक खेती है, ताकि हमारे किसान और बागवान, उभरते हुए लोग खासकर, वो समझ पाएँ कि किस में ज़्यादा फ़ायदा है, रासायनिक खेती क्या है और प्राकृतिक खेती क्या है। ये थोड़ा डिफरेंशिएट करके बताएं। रासायनिक खेती की उस तरह की विधि है जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। अगर हमारी क्रॉप में कोई डिजीज़ आई है, कोई कीड़ों का अटैक हुआ है, तो उसके लिए हम केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, राइट। तो वो आगे हमारी केमिकल खेती मैक्सिमम जो मैं बोलूँ कि मतलब बहुत सारा जो बोलते किसान हैं वो केमिकल खेती यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे हैं कि आपको एक फसल तो आपको अच्छी आप ले रहे हैं, बट नेक्स्ट के लिए आपकी जो सॉइल है वो टोटली नुकसान बहुत है, उर्वरकता जो है मिट्टी की खत्म होती जा रही है धीरे-धीरे, और ऊपर से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उस पर कहीं ना कहीं बीच में कहीं रेजिडुअल इफेक्ट भी रह जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, आप बताएं, कि जब भी किसान भाई कहीं भी किसी शॉप में जाते हैं, फर्टिलाइज़र लेते हैं या कोई पेस्टिसाइड्स का मैं आपको बताऊं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वो परचेज़ करते हैं, तो कभी वो पैकेट में ये नहीं देखते, ना वो बताते हैं उनको कि आपके इसमें क्या क्या केमिकल यूज़ हुए हैं, राइट। आपने इसको यूज़ कैसे करना है, सेफ यूज़ कैसे करना है, किस तरह से इसकी कितना यूज़ करना है, क्वांटिटी भी पता नहीं, कब यूज़ करना है। हर एक पे एक पैकेट में ट्राइंगल सा एक मार्क लगा रहता है कि अगर वो ग्रीन है तो वो सेफ़ है, राइट, अगर वो रेड है, ठीक है, तो वो
हैजार्ड है, ज़्यादा वो हार्मफुल है आप लोगों के लिए। तो मतलब इस तरह की कोई गाइडेंस शॉपकीपर उनको नहीं देता, क्योंकि उन्होंने तो अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना है, राइट। तो उस करके उनका ये रहता है, कंसर्न रहता है कि अगर आप प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं, ठीक है, आपको पहले साल आपको फसल कम मिली है ना, पर आप धीरे धीरे अगर उस पर जाएंगे तो वो धीरे धीरे आपकी उसको बढ़ोतरी करेगी। जी, तो तुलनात्मक इसलिए आपसे मैं बतौर एक्सपर्ट जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को, क्योंकि फिर जो लोग इधर को शिफ्ट करना चाहते हैं उनको, और आपने संदेश भी दे दिया कि आप ऐसे घबराए मत कि पहले हो सकता है पहले 1-2 वर्ष आपको बहुत अच्छी पैदावार ना मिले, क्योंकि आपको आदत है वो जो आपको केमिकल पहले डिग्रेड हो गया ना सॉइल, वो समझ नहीं पाएंगे ना, वो सोचेंगे कि केमिकल से हमें अच्छा मिल रहा है तो हम इस पे क्यों जाएं। जो सॉइल को मेंटेन, फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए टाइम लगेगा वो भी तो रिक्वायर्ड रहेगा ना, 1-2 साल तो वो भी लेगा। जो अब पहले से नुकसान हुआ है उसको भरने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और किसानों का सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न ये रहता है कि ठीक है हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट कौन सर्टिफाइड करेगा, ठीक है। हाँ जी, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने 2001 में नेशनल सर्टिफिकेशन का करा है कि जो भी प्रोडक्ट आएंगे वो उसी प्रॉपरली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होंगे जी। अब आपने देखा धीरे धीरे लोगों का हेल्थ को लेकर इश्यूज, अपना कंसर्न बढ़ रहा है, तो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जा रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स को जागरूक हो गए हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करना चाह रहे हैं लोग, हाँ जी ढूंढ रहे हैं। उनके लिए मनी उतना मैटर नहीं रखता, पर हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करने। मैं ये कहूँगी कि अब जागरूकता आ रही है समाज में कि ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं ये वेरी वेरी वैल्यूएबल। मतलब आप, अगर मैं आपको बताऊँ कि शिमला का अगर आप 15-20 साल पहले का देखोगे तो जब कैंसर हॉस्पिटल में कई बार कोई पेशेंट आता था तो बहुत रेयर 2-3-4 पेशेंट्स होते थे, बट नाउ डे अब आप विजिट करो तो कितना भीड़ है। क्यों? सब खान पान की वजह से, कि जो खान पान यूज कर रहे हैं उसमें कुछ फूड सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग वो चीज़ तो आती आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बतौर वैज्ञानिक विशेषज्ञ आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत बार मैं डॉक्टर्स के मेडिकल फैटर्निटी का इंटरव्यू लेता हूँ तो वो भी कह रहे थे कि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स यानी हमारे खान पान से संबंधित है। और आपका सीधा सीधा संदेश हमारे दर्शकों को कि खान पान में सुधार तभी आएगा जब हम प्राकृतिक उत्पाद का प्रयोग करेंगे, हमारी बीमारियों से हम तभी बच सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस तरफ आना ज़रूरी है। लेकिन आगे जाने से पहले डॉक्टर साहब थोड़ा सा जो किसान और बागवान जो इस तरफ आना चाहते हैं, कुछ जो 2-3 चीज़ें आपने बताई कि ये उत्पाद जो है घर में तैयार कर सकते हैं, वर्मी कोस्ट की आपने बात की, आपने जीवामृत की बात की, ये तैयार कैसे करते हैं, ज़रा थोड़ा सा विधि भी बताएं। जी, जिस तरह से मैंने आपको बताया, पहली बात है कंपोस्ट। कंपोस्ट बहुत आसान बनाना, ठीक है। जो भी आपका किचन का वेस्ट है, ठीक है, किचन का वेस्ट है वो आपने कलेक्ट करके पूरा, यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसेज हैं, हॉर्टिकल्चर का है, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, उन पूरा प्रशिक्षण देते हैं कि आपने किस तरह से बनाना है। कंपोस्ट हम घर में बना सकते हैं, गले सरे जो भी सब्जियाँ कुछ भी रहता है उससे बन जाता है। उसमें आप पत्ते डालें, थोड़ा सा गोबर डालें, कुछ टाइम बाद वो सड़ जाता है, आपके कंपोस्ट रेडी हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट में है जो हमने नेचुरली हम प्लांट से बना रहे हैं, कंपोस्ट हो गया। वर्म्स जो बना रहे हैं, ठीक है, अर्थ वॉर्म्स जो बना रहे हैं कंपोस्ट, वो वर्मी कंपोस्ट हो गया। मेनली एशियाना फेटिडा एक अर्थ वॉर्म्स की स्पीशीज़ है, वही मैक्सिमम यूज़ होते हैं इनके लिए ना, तो ये वर्मी कंपोस्ट हो गया। इसके साथ सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए जीवामृत बनाते हैं, वेरी इजी टू मेक। कि भाई जीवामृत में क्या है, आपको कि गाय का गोबर चाहिए, मान लो जैसे अगर आपने 200 लीटर ड्रम में आपने जीवामृत बनाना है तो आपको 10 kg आपको गाय का गोबर चाहिए, 10 लीटर आपको गाय का गौंच चाहिए, ठीक है। उसमें आपने 5 kg आप उसमें कोई भी पल्स फ्लोर ले लो वो ऐड कर दिया जी, और 5 kg आपने उसमें जौगरी डाल दी, गुड़ डाल दिया मतलब ना, तो वो ऐड कर दिया, और 1 मुट्ठी आपने उसमें मिट्टी डाल दी, और टाइम टू टाइम आप उसको हिलाते रहे, और उसको आपने मतलब इसके जूट की बोरी से ढक दिया, ठीक है। विद इन 5 to 6 days, 1 week वो रेडी टू यूज़, ठीक है। उसको डाइल्यूट करके हम यूज़ कर सकते हैं। और अब ये चीज़ है कि साइंटिफिक वैलिडेशन कई बार किसान भाई पूछ लेते हैं कि इसमें है क्या, मतलब ना, तो मैं आपको बता दूं कि जो गाय का गोबर है उसमें नंबर्स ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, जैसे एजिटोबैक्टर्स है, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो हमारे, पहली बात तो कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट अपटेक्स को हेल्प करता है, ठीक है।
और ये जो हम नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में, वो डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकता है, और नाइट्रोजन उसका मैक्रो मेन इंग्रेडिएंट है ग्रोथ के लिए। तो ये क्या करता है, उसको बाइंड करता है, राइट, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में, ठीक है, तो फिर उस फॉर्म को इजीली प्लांट ले सकता है जी। और ये फ्लोर हम क्यों यूज़ करते हैं, पल्स फ्लोर और गुड़ हम क्यों डालते हैं, वो एनहांस करता है इसको बहुत बढ़ा देता है, नंबर्स जो है इन माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो वो बात होगी जीवामृत की कि हमने सॉइल में सबसे पहले जीवामृत डाला। अगर आप कोई प्राकृतिक अपना खेत तैयार कर रहे हैं ना जीवामृत, तो आपकी क्या हो, फर्टिलिटी आपने मेंटेन कर दी। नेक्स्ट आ गई बीज की, तो उसके लिए बीजामृत बनाते हैं, बीजों को बीजामृत में वो करते हैं, मतलब प्रॉपर उनको वो करते हैं, मतलब सोख करके आप उसमें डालेंगे तो वो जल्दी आपके निकलेंगे, राइट। और उसके बाद आके आपका सरफेस का, तो सरफेस के लिए नीम अस्त्र जी, बहुत सारे ऐसे वो हैं जो पेस्टिसाइड्स हैं जो खुद बनते हैं, नेचुरली आप बना सकते हैं। कोई भी आपकी वनस्पति है आसपास जिसको गाय नहीं खा रही है और जो कड़वी है, आप उसको नीम इसमें क्या बोलते हैं मिक्स कर दो गाय के गौंच में, कुछ 3-4 दिन बाद वो बिल्कुल फर्मेंटेड में ऐसे सड़ जाएगी, तो आप उसको छान के वो आपके रेडीमेड वो बन गया, बिल्कुल वेरी इजी टू मेक जी। तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, घर में ये सारी चीज़ें उत्पाद क्योंकि आपके आसपास गाय गोबर घर पे और उसके आसपास जो वनस्पति होती है उसे आप तैयार करेंगे, और आपने हमारे दर्शकों को प्रक्रिया भी समझाई कि कोई बहुत जटिल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब, यदि कुछ कहीं से परामर्श लेना हो, प्रशिक्षण लेना हो, या फिर सरकार की तरफ से किस तरह से सहयोग इसको दिया जा रहा है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। हम इतनी बार किसान भाइयों को बताते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हम बीमार हैं, तो हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जी। सेम इसी तरह से सरकार ने हर जगह हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बिठाए हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बिठाए, वो किस चीज़ के लिए, किसान भाइयों के लिए। आप जाएं, उनसे सीखें, उनके पास पूरा प्रोटोकॉल आता है हर चीज़ के लिए, उनके पास पूरा एक बोलते हैं ना कि अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं वो, तो आप जाके सीखें उनसे, ठीक है। खुद ही अगर आपके पौधे में कोई प्रॉब्लम आई है, बीमारी आई है, कुछ चीज़ आई, तो आप प्रॉपर निरीक्षण उनसे करवाएं। सरकार ने वो सिर्फ किसानों के लिए ही बिठाए हैं, किसानों की हेल्प के लिए बिठाए हैं कि किस तरह से किसानों को वो टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर गाइडेंस देते रहे, ठीक है। साइंटिस्ट हैं, देखो इतनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई भी है, और वो उनके ड्यूटीज़ में मैंडेट होता है कि आपने उनकी हेल्प, क्योंकि वो रखे ही किसानों के लिए हैं, तो आप वो उनसे, सरकार ने प्रॉपर इसके लिए टाइम टू टाइम प्रशिक्षण, तो सरकार की तरफ से प्रशिक्षण भी दिया जाता है, उद्यान विभाग हो चाहे कृषि विभाग हो, उनके जितने भी उपक्रम है या उनके जो कार्यालय हैं, उन कहीं से भी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है, बीज चयन के बारे में जानकारी ली जा सकती है, या कोई भी दूसरी और बीमारियों के बारे में, जैसे आपने बताया खेती के बारे में पूरी जानकारी ली जा सकती है, और या फिर जो उद्यान कृषि विश्वविद्यालय वहाँ से भी जानकारी हासिल की जा सकती है। डॉक्टर नीलम, आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों, बागवानों, किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। उम्मीद है कि कार्यक्रम के बाद अब आप इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।